हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अपन राजस्थान के इतिहास की क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले टॉपिक लिया है अपने राजस्थान की सभ्यता। क्योंकि किसी भी समुदाय का हुआ या किसी क्षेत्र का इतिहास की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले तो उसके उद्भव से लेकर ही अपन चलेंगे और उसके वर्तमान तक जो भी घटनाएं घटित हुई है उस समुदाय या उस क्षेत्र विशेष के लिए, तो वो उसका इतिहास बन जाता है। तो सबसे पहले अपन राजस्थान के इतिहास में सबसे पहला टॉपिक क्या लिया है? राजस्थान की सभ्यताएं। ठीक है, अब देखो राजस्थान की सभ्यता जो है उनको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। राजस्थान की जितनी भी सभ्यताएं हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। तो अपन सबसे बात तो ये कि राजस्थान की सभ्यताएं, राजस्थान की सभ्यताएं 3 भागों में विभाजित है। 3 भागों में विभाजित की है, 3 भागों में विभाजित की गई है। ठीक है, अब 3 भाग आप भी जानते हो कि कोई न कोई आधार होता है विभाजन का। आप कोई न कोई आधार लेंगे और यहाँ पर जो आधार लिया गया है सभ्यताओं विभाजन का, वो लिया गया है धात्विक आधार, मेटल का। भाई धात्विक आधार की जो सभ्यता जिस धातु के बारे में ज़्यादा जानती थी या जिसका ज़्यादा उपयोग करते थे, उसको उस धात्विक सभ्यता से ही, उस धातु के नाम से उस सभ्यता को जोड़ दिया। जैसे भाई पहले इसका नाम है, एक अपन जानते हैं ताम्रयुगीन। अब नाम से पता लग रहा है कि तांबे का जो यूज करने वाली जो सभ्यता थी वो क्या कहलाई? ताम्रयुगीन। दूसरी सभ्यता कौन सी हो गई? कांस्ययुगीन। मतलब कांस्य जो धातु है, मिश्र धातु होती है भाई, कांस्य युगीन सभ्यता। और तीसरी हो गई लोह है, कि जो लोहे के बारे में ज्यादा जानती थी या जिसका ज्यादा उपयोग करती थी लोहे का, तो लोह युगीन। तो राजस्थान की सभ्यताओं को 3 भागों में विभाजित किया। 3 कौन से हो गए? एक तो ताम्रयुगीन, एक कांस्य और एक लोह युगीन। अब तांबे को जो यूज करने वाली सभ्यता राजस्थान में जो मुख्य रूप से थी, तो उसमें एक तो थी गणेश्वर। आपको पता होगा सीकर जिले के अंदर पड़ती है गणेश्वर। और आप यूं भी कह सकते हो ताम्रयुगीन सभ्यता का ये जनक भी हो सकती है। ये अलग बात है कि इसको इतना ज्यादा महत्व दिया गया नहीं, कि गणेश्वर को महत्व इतना मिला नहीं। बाकी सबसे पुरानी सभ्यता है ताम्रयुगीन की, गणेश्वर है, आहाड़ है। ये दोनों सभ्यताएं किसके एग्जाम्पल हो गई? ताम्रयुगीन की। और कांस्ययुगीन की जो सबसे राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध सभ्यता है, जिसको बोलते हैं कालीबंगा। कौन सी बोलते हैं? कालीबंगा। तो ये कांस्ययुगीन सभ्यता का एग्जाम्पल है कालीबंगा। ठीक है, और आपके ताम्र के एग्जाम्पल किसको बनाया अपने? गणेश्वर, आहाड़। और लोह युगीन के बन जाएंगे वो आपकी जयपुर वाली जो सभ्यताएं हैं, विराट और बैराट। तो विराट नगर सभ्यता और दूसरी कौन सी है? बैराट। ये इसके एग्जाम्पल है। मतलब राजस्थान की सभ्यताओं को इन्होंने, अपने इतिहासकारों ने, या यूं कह सकते जिन्होंने उत्खनन किया, उन्होंने 3 भागों में दे दिए। एक तो तांबे की, एक कांस्य की, एक लोह की। ठीक है, अब अपन सबसे पहले जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे कांस्ययुगीन का, कालीबंगा। क्योंकि थोड़ी मोस्ट भी है, आप भी जानते हो कि बहुत ही प्रसिद्ध सभ्यता रही हुई है। हर एग्जाम में इसका एक अपना वेटेज है, इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कांस्ययुगीन सभ्यता की। ठीक है, मतलब यूं भी कह सकता हूं मैं, किसको पढ़ेंगे अपन? कालीबंगा को। तो कांस्ययुगीन या अपन कह सकते हैं कालीबंगा सभ्यता। अब आपको ये तो लगभग सभी जानते हैं कि कालीबंगा सभ्यता किस क्षेत्र की है? अब राजस्थान में किस क्षेत्र में आती है? हनुमानगढ़ है, जो अपना वर्तमान में हनुमानगढ़ है। पहले इसको अपन गंगानगर, एक ही जिला था गंगानगर वाले क्षेत्र को। तो उस क्षेत्र के अंदर क्या है? बंगा शब्द, मतलब ये पंजाबी का वर्ड, थोड़ा पंजाबी पुट होता है। तो इसको क्या है? बंगा शब्द का अर्थ होता है चूड़ी। और काली मतलब काली जो चूड़ियां जहां पर प्राप्त हुई वो कौन सी है? कालीबंगा है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि कालीबंगा सभ्यता है वो आपकी हड़प्पा या जो सिंधु सभ्यता है उसी का एक पार्ट है। अब देखो ये सिंधु रही, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये वाला हिस्सा तो अब चला गया पाकिस्तान में।
तो अपने भारत के पास अगर वर्तमान स्थिति में अगर अपन कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे मुख्य स्थल है भारत का, तो वो तो कालीबंगा ही है। पुराने समय में तो मान लो अपने एक ही थे भाई, पाकिस्तान और भारत ने। वर्तमान के अंदर अपन कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता या आपकी हड़प्पा सभ्यता का मुख्य भाग अपना कौन है, कालीबंगा। तो पहला बात तो ये हो गई कि सिंधु घाटी सभ्यता, या इसको दूसरा नाम क्या बोलते, हड़प्पा या हड़प्पा सभ्यता का एक हिस्सा है। ठीक है, कालीबंगा किसका है कि आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक हिस्सा है, पहली बात। अब सेकंड की बात मैंने आपको बता दिया कि बंगा का अर्थ क्या होता है, चूड़ी, और कालीबंगा मतलब काली चूड़ी। अर्थ क्या हुआ कि जब कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया गया था, उस क्षेत्र उस जगह को जब उत्खनन अपने पुराने लोगों ने किया, अपने आज़ादी से पहले से शुरू होकर लेकर आज़ादी के बाद तक का लंबा प्रोग्राम चला हुआ है, तो उसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर क्या मिली थी, काली मिट्टी की चूड़ियाँ। तो अपन कह सकते हैं उत्खनन में काली मिट्टी देखो, आपको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये होते हैं कि अगर आप वर्तमान से भी इसको रिलेटेड कर सकें, आपको पता होना चाहिए हनुमानगढ़ गंगानगर साइड में अभी भी बहुत अच्छी काली मिट्टी उपलब्ध है, उसकी अपन ईंटें उपयोग में करते हैं। तो इस कारण क्या कहते हैं, उत्खनन में काली मिट्टी की चूड़ियाँ प्राप्त हुई, जिस कारण इसे कालीबंगा नाम दिया गया। ठीक है, दो बात हो गई मुख्य। अच्छा, ये अब सबसे तीसरी बात आती है कि भाई इसका उत्खनन किसने किया, सबसे पहले कालीबंगा के बारे में किसने बताया। तो खोजकर्ता और उत्खननकर्ता दोनों अलग अलग हैं इसके। खोजने वाला तो जिसने सबसे पहले बताया, तो अपन इसमें दोनों को पूछते हैं, वो खोजकर्ता कौन थे और उत्खननकर्ता कौन थे। खोजने वाले ने यहाँ पे उत्खनन नहीं किया, बस जगह ढूंढ ली थी कि यहाँ पर एक पुरानी सभ्यता है। तो खोजकर्ता है वो तो है अमलानंद घोष। अब देखो, आपको नाम देख के पता लग रहा होगा ये बंगाली है, और बंगाली है। बंगाल आपको पता है कि भारत का पहले, भारत के अंदर है, आज तो फिर भी बॉम्बे अपनी मतलब आर्थिक राजधानी बन गई। पहले अंग्रेजों के समय जो अपने भारत की जो आर्थिक राजधानी थी वो कोलकाता ही थी। बंगाल अपना सबसे समृद्ध राज्य हुआ करता था। तो वहाँ जहाँ समृद्धि थी वहाँ शिक्षा भी थी, और जो शिक्षित उस जमाने में थे वही खोजेंगे। तो अमलानंद घोष ने इसकी खोज करी थी, और खोज कब करी थी इसकी कि आपके 1952-53 का समय माना जाता है। 52-53 मतलब आज़ादी के तुरंत बाद ही मान सकते हो कि आज़ादी मिली और अपने देश के अंदर सरकार बनी। सरकार बनते ही इसके ऊपर कार्य शुरू हुआ, और अमलानंद घोष ने इसकी सबसे पहले क्या करी, खोज करी। अब जब खोज हो गई तो उसके बाद में यहाँ पर इसका खनन का कार्य, उत्खनन किया गया कि भाई यहाँ पर क्या क्या चीज़ें प्राप्त हो जाएं। तो उत्खनन करता थे वो दो आदमी अलग थे। तो दूसरा हो गया उत्खननकर्ता। तो उत्खननकर्ता है, आपको पता भी होगा क्योंकि लगभग बच्चे तैयारी करते रहते हैं, तो छोटी मोटी बातें तो आपको लगभग याद ही हो जाती हैं अपने ऊपर पढ़ते पढ़ते। तो उत्खनन करता थे वो एक तो बीबी लाल और एक बीके थापर था। एक तो कौन था, बीबी लाल, और एक था बीके थापर। बीके थापर शॉर्ट नेम हो गया ना, बीके थापर। और ये जो उत्खनन वाला प्रोग्राम चला था ये लगभग 10 साल का कार्यकाल था, 10 साल तक चला। ये चला था 1959 से लेकर 1969 के बीच में। इस 10 साल तक ये दो साहब थे, इन्होंने इसका उत्खनन किया, बीबी लाल और बीके था। अब
भाई करने वाले तो और भी बहुत थे, आप भी जानते हो कि नाम तो हमेशा लीडर का ही आता है। तो आपको अगर इन दोनों में खोजकर्ता और उत्खनन करता, बस ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, कई बार अपनी क्या होगी जल्दीबाजी में कन्फ्यूजन हो जाएगी, क्वेश्चन में खोजकर्ता पूछा है उत्खनन करता पूछा है। अब आपको बताए जुड़े हुए तो तीनों इससे हैं कालीबंगा से, और हमारे आते हुए हमसे गलत हो जाए तो वो गलत बात है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात क्या हुई, कालीबंगा स्थित कहाँ है, तो इसकी स्थिति कहाँ है, तो खोजा था या उत्खनन किया था जब तो कब थी, गंगानगर में। राजस्थान के कौन से जिले में थी, गंगानगर में। लेकिन वर्तमान में आप भी जानते हो गंगानगर से टूटकर एक जिला और बन गया हनुमानगढ़, तो अब किस में आ गई है, हनुमानगढ़ में। तो अपन करते हैं वर्तमान समय में हनुमानगढ़ जिले, वर्तमान समय में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, ठीक है, हनुमानगढ़ जिले में है भाई, जिले में स्थित है। तो ये इसकी वर्तमान में स्थिति है भाई, वर्तमान में हनुमानगढ़ में, पुराने समय में जब किस में थी ये, गंगानगर में, ठीक है। अब देखो कालीबंगा, एक तो इसका कालीबंगा नाम है, बाकी इसके 2-3 नाम और हैं, नाम पर भी क्वेश्चन आते हैं भाई। जैसे आपको पता लगे कौन सी सभ्यता है, कांस्य युगीन, तो आपसे पूछेगी राजस्थान की कांस्य युगीन सभ्यता का एग्जाम्पल कौन है, कालीबंगा है, ठीक है। कालीबंगा क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भाई काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई थी। थर्ड, इसके खोजकर्ता कौन थे, तो अमलानंद घोष। अच्छा, उत्खननकर्ता कौन थे, तो आपको पता है बीबी लाल और बीके थापर। वर्तमान में कहाँ है, हनुमानगढ़ जिले में, पहले कहाँ थी, गंगानगर जिले के अंदर है, ठीक है। अच्छा, इसके आगे अपन अगर बात करें तो अपन बात करें कि इसके और नाम कौन कौन से हैं। तो एक तो मैंने बता दिया कालीबंगा नाम हो गया, एक कांस्य युगीन सभ्यता का नाम इसका कांस्य युगीन इसका नहीं बोलते हैं, एक इसको नगरीय सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि नगर नियोजन का बहुत अच्छा काम था कालीबंगा में, नगरीय सभ्यता भी इसका नाम है, ठीक है। और जो कालीबंगा सभ्यता थी वो क्या है कि मात्र सत्तात्मक थी, मतलब वहाँ पर महिलाएं ही प्रधान हुआ करती थी। वर्तमान में जैसे अपन देखते हैं ना भाई पुरुष प्रधान समाज है, वैसे कालीबंगा सभ्यता का जो दौर था वो किसका था, महिला प्रधानता थी। तो मात्र सत्तात्मक सभ्यता भी कह सकते हो, क्योंकि भाई मात्र देवी का ही ज़्यादा यहाँ पर था, क्योंकि जब उत्खनन हुआ तो यहाँ पर अपने मातृ देवी की मूर्तियाँ भी मिली, तो इससे पता लगा कि भाई जैसे भाई माता स्वरूप को यहाँ पर ज़्यादा माना जाता था। तो इसके नाम क्या क्या हो सकते हैं, तो नाम पे भी कुछ ना, तो एक नाम तो अपने बता दिया कि कौन सा हो सकता है, कांस्य युगीन सभ्यता। तो एक तो हो गया कांस्य युगीन सभ्यता, युगीन सभ्यता। अब कांसा किससे बना होता है बताया गया आपको, कांसा क्या है, कांसा जो होता है अपना, कांस्य जो धातु है, कांसा अपने घरों में भी बर्तन में मिल जाएंगे, आजकल तो नहीं रखते, पुराने टाइम में तो रखते ही थे। कांसा है वो 2 धातुओं से मिलकर बना होता है, एक तो तांबा होता है इसमें, एक होता है टिन। इन दोनों को मिलाकर अपन किसको बनाते हैं, कांसा बनता है। तो कांस्य युगीन सभ्यता हो गया एक नाम। तो दूसरा नाम मैंने आपको क्या बताया कि नगरीय सभ्यता भी थी, नगर नियोजन बहुत अच्छा था इनका, तो नगरीय सभ्यता भी बोलते हैं इसको, नगरीय सभ्यता। और तीसरे मैंने क्या बता दिया, मात्र सत्तात्मक, मात्र सत्तात्मक। अब देखो भाई थोड़ी सी एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि कोई हिंदी में लिखने में गड़बड़ हो जाएगी, हिंदी मेरी बहुत अच्छी है नहीं, तो जब कई बार लिखने में ऐसे हो जाए ना अशुद्धि, तो आप उसको ज़्यादा मेंशन ना करें, ठीक है। मात्र सत्तात्मक सभ्यता भी बोलते हैं इसको, मात्र सत्तात्मक। कारण क्या है, क्योंकि किसकी मिली, मातृ देवी की मूर्तियाँ, मातृ देवी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी उत्खनन में, इस कारण इसका नाम दिया गया है। तो ये नाम तो आपको याद रह जाएंगे भाई, इसके कौन कौन से नाम है, कांस्य युगीन सभ्यता, नगरीय सभ्यता और मात्र सत्तात्मक सभ्यता, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि इसका एक नाम और भी कहते हैं कि कालीबंगा वो त्रिस्तरीय सभ्यता होती थी। अब त्रिस्तरीय का अर्थ यहाँ पर इतना है क्योंकि मैंने आपको बता दिया किसका पार्ट है, अपनी सिंधु घाटी या हड़प्पा का। तो इतिहासकार जो है वो ऐसा बताते हैं कि ये हड़प्पा से भी पुरानी थी, सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले की सभ्यता मानते हैं इसको। तो एक तो हो गया प्राक हड़प्पा, मतलब हड़प्पा से पहले की, एक हुई हड़प्पा के समकालीन हड़प्पा के साथ, और तीसरी कौन सी हो गई,
हड़प्पा के बाद, उत्तर हड़प्पा। तो इसको ऐसा ही बोलते हैं कि यह त्रिस्तरीय सभ्यता भी कहलाती है, ये त्रिस्तरीय सभ्यता भी कहलाती है, त्रिस्तरीय सभ्यता भी कहलाती है, सभ्यता भी कहलाती है। ठीक है, अब त्रिस्तरीय के अंदर कौन कौन सा नाम दे दिया? पहला मैंने कहा कि भाई हड़प्पा से पूर्व है तो प्राग या पूर्व हड़प्पा, पूर्व हड़प्पा। एक हो या हड़प्पा के साथ तो हड़प्पा समकालीन, और एक हुई हड़प्पा के बाद तो अगली क्या हो जाएगी? उत्तर हड़प्पा, हड़प्पा के बाद उत्तर हड़प्पा, हड़प्पा समकालीन हड़प्पा। ठीक है, तो ये कहानी है इसकी। मतलब हकीकत में ये है कि कालीबंगा जो अपनी सभ्यता है ये आपकी इससे भी पुरानी है। किससे? सिंधु घाटी सभ्यता से भी। सिंधु घाटी से पहले शुरू हुई, सिंधु घाटी के साथ भी रही और सिंधु घाटी के बाद भी रही। ठीक है, अच्छा अब आपसे भाई पूछा क्या जाए, वैसे अपने खुद की भी रुचि होती है कि कितनी पुरानी रही होगी भाई अपनी कालीबंगा सभ्यता, कितनी पुरानी रही होगी। तो अपन कह सकते हैं इसका जो समय था, समय। अब आपको पता है कि भाई किसी भी पुरानी चीज़ की अगर आपको आज के समय में पूछा जाए कि भाई ये कितनी पुरानी लगती है आपको, जैसे कोई मूर्ति मिल गई, भाई मूर्ति तो कोई कहता है 200 साल पुरानी है, कोई कहता है 2000 साल पुरानी है। तो वर्तमान समय के अंदर अगर आपको कोई भी चीज़ मिली है और उसका अगर आपको समय पता करना है तो कौन सी प्रणाली यूज करते हैं? कार्बन डेटिंग प्रणाली। किसको यूज किया जाता है? कार्बन डेटिंग प्रणाली से। तो कार्बन डेटिंग प्रणाली से इसका समय माना गया था वो लगभग 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व है। अब ईसा पूर्व का अर्थ आप समझ गए होंगे कि वर्तमान में ईसा जी के जन्म से चल रही है, तो वर्तमान टाइम के अनुसार 2000 साल तो 2020 तो ये चल है ही, तो ये समय हो गया। इससे पहले वाला ये और जोड़ दो तो आप मोटा मोटा भी अगर अपन बात करें लगभग ये 5000 साल पुरानी सभ्यता है। लगभग कितनी है? 5000 साल पुरानी सभ्यता अपने इसको कालीबंगा को मान सकते हैं। अच्छा, किससे प्राप्त किया? कार्बन डेटिंग प्रणाली से। किससे पता करते हैं? कार्बन डेटिंग प्रणाली, डेटिंग प्रणाली। इसके अंदर एक कार्बन का एक समस्थानिक होता है, कौन सा होता है? 6C14। कई बार पूछ लेते हैं कि कौन से कार्बन को उम्र ज्ञात करने में काम में लिया जाता है, तो आपको ध्यान है 6C14 कार्बन डेटिंग प्रणाली में कार्बन 14 को यूज करते हैं। तो ये कार्बन डेटिंग प्रणाली से इसका टाइम पता किया गया। ठीक है, अब जो अब तक अपने जो पता किया उसमें से भाई खोजकर्ता के बारे में पूछ सकते हैं आपसे, और भाई इसके समय के बारे में पूछ सकते हैं, उत्खननकर्ता के बारे में मोटी मोटी बातें कर सकते हैं। हाँ, ये पूछ सकते हैं कि भाई कौन से धातु से संबंधित सभ्यता थी, तो आप कह सकते हो भाई कांस्य युगीन सभ्यता थी। जो ज़्यादातर जो अपनी डिटेल जिसके बारे में कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आप भी जानते हो किसी भी सभ्यता की जो मोस्ट विशेषताएं हैं भाई, मुख्य रूप से उसमें क्या क्या प्राप्त हुआ, उसमें क्या क्या था, उनके बारे में पूछते हैं कि कौन सी सभ्यता में थे जिसमें चावल मिले, कौन सी सभ्यता में खेत जुते हुए मिले, कौन सी सभ्यता के अंदर खोपड़ी सिली हुई मिली, खोपड़ी के अंदर टाकू के निशान मिले। ऐसी चीज़ें पूछेंगे और फिर आपको ऑप्शन मिलता है। तो मतलब मुख्य हिस्सा क्वेश्चनों का किस में से बनता है? इसकी विशेषताओं में से बनता है। तो अपन इसकी विशेषताएं लें, तो इसकी जो विशेषताएं हैं उनके अंदर देखो, सबसे पहले तो आपको विशेषताओं में है कि कौन सी, कि ये नगर नियोजन की थी। तो सबसे पहले तो कि नगर नियोजन की सभ्यता थी, नगर नियोजन सभ्यता कि यहाँ पर नगर का नियोजन किया हुआ था, नगर नियोजन सभ्यता थी। दूसरी बात कि जो भवन बने थे वो किसके थी? कच्ची ईंटों के। कच्ची ईंटें कहाँ में लेते थे भैया? कच्ची ईंटों के भवन बनाए जाते थे। लेकिन ये तो बात कर रहा हूं मैं शुरुआत की, लेकिन जैसे जैसे उत्तर हड़प्पा का टाइम आता है तब तक ये पक्की ईंटें भी काम में लेने लग गए थे, बनाए जाते थे। बाद में पक्की ईंटों का भी उपयोग करने लग गए थे। बाद में पक्की ईंटों का उपयोग भी करने लग गए थे।
उपयोग भी करने लग गए थे। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछा था भाई कच्ची ईंटें कौन सी सभ्यता में काम में लेते थे, उपयोग करने लग गए थे। ठीक है, तो मुख्य रूप से कौन सी यूज करते थे, कच्ची ईंटें। नगर नियोजन की सभ्यता थी, कच्ची ईंटें यूज किया करते थे। हाँ, अब देखो नगर नियोजन तो इसमें नालियों का उपयोग भी हुआ करता था। तो इसमें क्या था कि नालियां, जल निकास, जल भाई गंदा पानी को निकालने के लिए जल निकास के लिए बांस की नालियां बनाए जाते थे। बांस की नालियां काम में लेते थे, बांस की नालियां काम में लेते थे, काम में लेते। अब बांस की नालियां कैसे, आप भी जानते हैं कि जो बांस की लकड़ी होती है अंदर से क्या होती है, खोखली होती है। तो उन खोखली लकड़ियों को काम में लेते थे। ठीक है भाई, आपको जैसे भाई नॉर्मल है, आज तो अपन पाइप यूज कर लेते हैं भाई, आज की टेक्नोलॉजी। उस जमाने में पाइप का स्वरूप कौन था, बांस की लकड़ी, क्योंकि अंदर से खोखली होती थी। लेकिन दिक्कत क्या थी उसमें, नॉर्मल तक तो ठीक था, लेकिन बारिश का टाइम आ जाए तो आप भी जानते हो कि वो सक्सेस नहीं हो सकती। बारिश के दिनों के अंदर क्या होती दिक्कत थी, वो सक्सेस नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छा एक और चीज, इसके जब उत्खनन किया गया तो जो उस समय के जो मकान प्राप्त हुए थे, उनको उत्खनन में प्राप्त हुए मकानों के अवशेष प्राप्त हुए, उनके अंदर दरारें थी। मकानों में क्या थी, दरारें। तो इतिहासकारों ने मतलब अनुमान लगाया कि शायद भूकंप के कारण ऐसे हुई है। भूकंप के साक्ष्यों की सभ्यता कौन सी थी अपनी, अपन कह सकते हैं कौन थी, कालीबंगा। ठीक है, हाँ दूसरी बात कि इसके अंदर भाई मिश्रित कृषि भी हुआ करती थी। कौन सी, मिश्रित कृषि। तो मिश्रित कृषि के भी साक्ष्य प्राप्त हुए। तो मिश्रित कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, साक्ष्य प्राप्त हुए। तो मिश्रित कृषि के अंदर किसको मानेंगे अपन, कृषि और पशुपालन, कृषि प्लस पशुपालन, इन दोनों को अपन एक साथ अगर कोई हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, मिश्रित कृषि। अच्छा, खेती हो रही थी तो खेत तो जोते जाएंगे, तो सामान्य सी बात है, जूते हुए खेत, जूते हुए खेत, खेत, जूते हुए खेत प्राप्त हुए। ठीक है, तो हाँ ये भाई ये जितनी भी विशेषताएं हैं लगभग आपको इनको एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन के रूप में मिल ही जाएगी। अगर आप कोई पुराने क्वेश्चनों के अगर देखोगे तो प्रत्येक विशेषता पर कोई न कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जुते हुए खेत थे, मिश्रित खेती थी, भूकंप के साक्ष्य थे, जल निकासी थी, नगर नियोजन था। ठीक है, ये सब चीजें तो इसके अंदर थी। एक चीज और प्राप्त हुई थी कि इसके अंदर कुछ बेलनाकार टाइप की मोहरें प्राप्त हुई थी। ठीक है, और वो मोहरें उस समय कौन सी सभ्यता की थी, मेसोपोटामिया की, मिस्र वाली सभ्यता की। तो अगर उनकी मोहरें कालीबंगा में प्राप्त हुई तो इसका तो एक सामान्य सा अर्थ है कि अपनी सिंधु घाटी सभ्यता है या कालीबंगा सभ्यता है, इसका व्यवसाय कहाँ तक था, मिस्र तक। तो अपन यूं भी कह सकते हैं कि ये व्यापारिक स्वरूप में भी ये सभ्यता सुदृढ़ थी। तो मेसोपोटामिया जो अपनी है, आपकी मिस्र की जो सभ्यता है मेसोपोटामिया, ठीक है, उसकी मोहरें, मेसोपोटामिया की बेलनाकार टाइप की मोहरें प्राप्त हुई थी। बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई। ठीक है, तो क्या अर्थ हुआ इसका कि जो ये बेलनाकार मोहरें थी ये कहाँ की थी, मेसोपोटामिया की थी। तो दो बात हो गई, एक तो आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता है या कालीबंगा, इसका व्यवसाय कहाँ तक था, मिस्र तक था। और कई बार पूछा हुआ भी है ऐसा कि किस आकार की मोहरें थी, या यूं पर्टिकुलर आकार देके पूछ लिया, सभ्यता का नाम पूछ लिया कि कालीबंगा में कौन सी सभ्यता की मोहरें मिली, या जो प्राप्त मेसोपोटामिया की मोहरें थी वो थी आयताकार थी, वर्गाकार थी, वर्ताकार थी, बेलनाकार थी। आकार पर आधारित भी पूछ लेते हैं और सभ्यता पर आधारित भी पूछा हुआ। ठीक है, तो ये इसकी मुख्य मोटी मोटी विशेषताएं अपने यहाँ पर लेने की कोशिश करिए, जिन पे कोशिश यही है कि लगभग आपका
कि सभ्यता पर जो आपकी कालीबंगा है इसको सारगर्भित तरीके से कंप्लीट किया जाए। तो नगर नियोजन, कच्ची ईंटों की बनी हुई, जल निकासी के लिए बांस की नालियाँ, भूकंप के साक्ष्य से मिश्रित खेती के जुते हुए खेत और मेसोपोटामिया है उसकी मोहरें प्राप्त हुई। ठीक है, अब देखो इसका नगर नियोजन कैसा था, दो एक बातें इसमें देखते हैं। नगर नियोजन कि इसकी बसावट कैसी थी, नगर नियोजन या यूं भी कह सकते हैं बसावट, कि इसकी बसावट कैसी थी। तो इसकी बसावट के दो भाग थे, एक तो पूर्वी और एक था पश्चिमी। तो एक तो बोलते हैं पूर्वी टीला, एक तो कौन सा बोला जाता है पूर्वी टीला, और दूसरा कौन सा बोलते हैं पश्चिमी टीला। ठीक है, अगला कौन सा है पश्चिमी टीला। अब देखो पूर्वी टीला था ये तो ऊंचा था, सॉरी नीचा था, उल्टा बोल दिया आपको, ये तो था नीचा था और पश्चिमी टीला था ये क्या था ऊंचा था। ये ऊंचाई पर है और ये नीचा था। अब ऊंचाई पर ऊंचे लोग रहते हैं, नीचाई पर नीचे लोग रहते हैं। तो ऊंचे वाला जो टीला था उस पर ऐसा मानते हैं कि इस हिस्से के अंदर क्या थे सामंत या प्रभावशाली लोग। कौन से रहा करते थे प्रशासक, प्रशासक रहते थे। ठीक, इस दूसरी बात जो आपका जो ये पश्चिमी टीला था जिसमें प्रशासक रहा करते थे, उच्च टीला था, उसको क्या चारों ओर से उसके चारों ओर दीवार थी, उसके चारों ओर दीवार थी। ठीक है, पश्चिमी टीले के अंदर ऊंचाई पर स्थित था तो भाई प्रशासक हो गए, सामंत हो गए, आपके उस समय के पंडित हो गए, ये सब किस में रहा करते थे इस वाले हिस्से के अंदर। और इसके चारों ओर क्या थी ऊंची दीवार थी। और जो पूर्वी टीला था वो था नीचा, तो इसमें कौन हुआ करते थे सामान्य जन और व्यापारी। सामान्य जन, व्यापारी, ये सब इसमें रहा करते थे, ये इधर रहते थे। और आपके प्रशासक और ये किधर रहा करते थे, प्रशासक हो गए, सामंत हो गए, ये पश्चिमी टीले की साइड में रहा करते थे। इसके चारों ओर दीवार थी, इसमें नहीं हुआ करती थी। ये मतलब पर्टिकुलर ध्रुवीकृत था, एकदम सराउंडिंग की हुई थी, राउंडिंग की तरह। ये इसके चारों ओर दीवार थी, इसकी दीवार नहीं थी। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर जैसे और मिले अंतिम संस्कार की बातें हुई थी। अंतिम संस्कार कैसे किया करते थे, तो अंतिम संस्कार के इनके पास तीनों तरीके थे। अंतिम संस्कार में ये तीन तरीके काम में लेते थे। कौन सा कि दाह संस्कार भी हुआ करता था, मतलब पूरे को जलाना, सबको जलाना, दाह संस्कार भी था। और दूसरा क्या था जमीन में दबाते भी थे, जमीन में दबाना, ये काम भी किया करते थे। और तीसरा था कि ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए शव को खुला छोड़ देते थे, जंगल में हुआ या छत पर हुआ खुला छोड़ देते तो जानवर उसको खा लेते थे और बाद में जो पीछे हड्डियां बचती थी उनको दबा देते थे। तो तीसरा क्या हो गया कि पशुओं के लिए खुला छोड़ना, पशुओं के लिए खुला छोड़ देते थे, खुला, पशुओं के लिए शव खुला छोड़ देते थे। ठीक है, ऐसे तीनों विधियों के यहाँ पर एग्जाम्पल प्राप्त होगी। दाह संस्कार हो गया, मतलब जिसको जो आज वर्तमान में भी अपन यूज करते हैं, और ज़मीन में दबाने वाला भी है, और ये भी होता है। लेकिन बस ये है कि इसको मानने वाले लोग बहुत कम बच्चे हैं, क्योंकि पारसी जो लोग होते हैं उनके यहाँ पर ऐसा ही है। तो इसको जो दाह संस्कार है इसका नाम तो दिया गया था कलश संवादान। इसको क्या बोलते हैं, कलश संवादान, कलश संवादान की। और जो आपका जमीन में दफनाने वाला है इसको बोला जाता है पूर्ण संवादान। इसको क्या नाम दिया गया, पूर्ण संवादान। और जो आपको बताया कि भाई जंगलों में मृत शरीर को जीव जंतुओं के लिए खुला छोड़ा जाते थे, तो उसमें खाने के बाद जो हड्डियां बचती थी उनको जमीन में दफनाते थे। तो उसमें क्या बोलते हैं आंशिक संवादान है, क्योंकि आधा तो जानवर पूरा करते थे और जो बच गया उसको दफनाते थे। इसको आंशिक संवादान बोला करते हैं। ठीक है, तो अंतिम संस्कार की इनके पास तीनों विधियां काम में लिया करते थे। ठीक है, दाह संस्कार भी था, जमीन में दबाना भी था, और जानवरों के लिए छोड़ देते थे, ये भी इनके साथ हुआ करता था। ठीक है, अब देखो
इसके बारे में जो मोटी मोटी 5-4 बातें और कर लेते हैं कि जिन पर आधारित क्वेश्चन क्या आए हुए हैं, तो उनकी अपन चर्चा और कर लेते हैं जिन पे। जैसे एक तो ये कि पहली कि इसके अंदर कि सिंधु सभ्यता घाट जो थी उसके अंदर घोड़ों की जानकारी थी। सिंधु सभ्यता घोड़ों के बारे में जानती थी। किसके बारे में? घोड़ों के बारे में जानती थी, के बारे में जानती थी। लेकिन कालीबंगा नहीं जानती थी, परंतु कालीबंगा अनभिज्ञ थी। ठीक है, कालीबंगा अनभिज्ञ थी। सिंधु घाटी सभ्यता के जो आपकी थी उसके अंदर घोड़ों की जानकारी थी, लेकिन कालीबंगा में ऐसे कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए कि ये इसके बारे में जानती हुई थी। ठीक है। अच्छा, दूसरी गाय के बारे में नहीं जानते थे, गाय के बारे में नहीं जानते थे। पूरी सिंधु घाटी नहीं जानती थी, बारे में नहीं जानते थे। मतलब उनको ये नहीं पता था कि गाय है कि एक जिसको पाला जा सकता है, जिससे दूध दही प्राप्त हो सकता है, ऐसा उनको वो कोई ज्ञान नहीं था। ठीक है। दूसरी एक बात क्या हुई कि इसके अंदर चावल भी प्राप्त हुए थे। तो इसमें क्या प्राप्त हुए थे? जले हुए चावल। इससे अर्थ क्या हुआ कि चावल की खेती हुआ करती थी, सीधी सी बात है। जले हुए चावल प्राप्त हुए। तो ये आपकी कालीबंगा सभ्यता है, वो चावलों की खेती किया करती थी। खेती करते जब तो मिले होंगे तभी खाने को। ठीक है। एक चीज और है, एक तांबे के वर्षभ की भी, तांबे के वर्षभ की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके अंदर मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, तांबे की मूर्ति प्राप्त हुई है, तांबे के वर्षभ की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है कि इसमें 7 अग्निवेदियां, 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए, 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए, जिससे प्राप्त हुए। में एक चीज और है, जिसमें साथ में क्या हुआ, जिसमें राख के साथ पशुओं की हड्डियां, राख के साथ पशुओं की हड्डियां भी प्राप्त हुई। अब इससे पता लग गया कि ये भाई पशु बलि दिया करते थे, प्राप्त हुई। तो इससे क्या पता लगा कि ये पशु बलि दिया करते थे। ठीक है। तो इसके अंदर ये चीजें मिली, तो इससे ये चीज हुआ पशु बलि को ये मानते थे, इसकी दिया थे। ठीक है। और एक इसके लास्ट बात कर ले, पतन। अब देखो, पतन का तो सीधा सा अर्थ है कि किस कारण से पतन हुआ, उसके बारे में जानने के लिए अपने को इतना अक्षय करना है कि या तो भाई अतिवृष्टि हो गई, या अनावृष्टि हो गई, या प्रकृति परिवर्तित हो गई। 3 ही चीज हो सकती है। तो कुछ तो मानते हैं कि अतिवृष्टि हो गई, कुछ मानते अनावृष्टि हो गई। तो कुछ तो मानते हैं कि कुछ क्या मानते हैं? अनावृष्टि मतलब क्या हो गया? नदी ने मार्ग बदल दिया। घग्गर पे किनारे भाई, वर्तमान में घग्गर नदी थी, पहले यहाँ पर कौन सी थी? सरस्वती नदी बहा करती थी उस क्षेत्र में। तो नदी ने मार्ग बदल दिया। ठीक है। कई मानते हैं कि अनावृष्टि, अतिवृष्टि कि नदी में बहुत ज्यादा पानी आ गया। ठीक है। और थर्ड क्या हो गया? तीसरा बता दिया, पर्यावरण परिवर्तन। तो अपन थर्ड क्या मानते हैं? जलवायु में परिवर्तन। ठीक है। तो ये हो गया जलवायु में परिवर्तन, अतिवृष्टि या अनावृष्टि, इनमें से कोई भी एक चीज हो जाएगी। ठीक है। तो ये अपनी कालीबंगा है, इसके बारे में मैंने बताने का प्रयास किया है। और थोड़ा बहुत कोई वीडियो में डिस्टर्बेंस हो तो उसके लिए थोड़ी सी सॉरी। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।